औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इकनॉमिक्स की तैयारी के अंदर भरपूर तरीके से जुटे पड़े होंगे, लगे पड़े होंगे। दिन रात आप लोगों ने एक की होगी। आप लोग ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग टेबल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग डिमांड सप्लाई को देख रहे होंगे, इक्विलिब्रियम को देख रहे होंगे, इलास्टिसिटी को देख रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे। खैर, उम्मीद ही की जा सकती है कि आप लेक्चर्स ही देख रहे हो, इसके अलावा और कुछ ना देख रहे हो। खैर, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो कि बच्चों को अक्सर जिसके अंदर मुश्किल पेश आती है। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आज के अपने इस टॉपिक के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा सहल बनाया जाए, थोड़ा सा आसान बनाया जाए। इस वक्त आपको कुछ लिखा नज़र आ रहा होगा, 4 हॉर्समैन, यानी कि इकनॉमिक्स के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ मार्केट। 4 हॉर्समैन कहते हैं कि एक कमांडर के आगे 4 पिलर्स होते हैं। तो इकनॉमिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया है दैट इज़ मार्केट, और मार्केट के अंदर हम लोग 4 तरह की 4 टाइप्स ऑफ मार्केट को देखते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ मैं लिखूंगा और आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। आज कोई स्लाइड लिखी लिखाई नहीं आएगी, कोई बनी बनाई नहीं आएगी। आज मैंने आपको सिखाना है वंस एंड फॉर ऑल कि ये 4 तरह की मार्केट्स कहते किसे हैं। 2 के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और 2 हम लोग बात करेंगे कल। तो सर 4 तरह की हमारे पास मार्केट हैं जिनको हम लोग 4 मार्केट मॉडल भी कहते हैं। 4 मार्केट मॉडल। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 मेन कैटेगरीज, परफेक्ट कंपटीशन एंड इसके साथ होता है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन। और आगे मज़ीद हम लोग इम्परफेक्ट के अंदर 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड देन वी हैव ओलिगोपोली, जिसको ओलिगोपोली भी कहा जाता है, ओलिगोपोली भी कहा जाता है। इवन डिफरेंट बुक्स के अंदर ना इम्परफेक्ट में ये 2 मानी जाती हैं और इसको वन ऑफ द मेन टाइप्स भी कंसिडर किया जाता है। बट ये ज़रा एक आसान क्लासिफिकेशन है कि परफेक्ट में 1 और इम्परफेक्ट में 3। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है कि ये होती क्या है और क्या इनका फंक्शन है इन इकोनॉमिक्स। तो सर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा लेक्चर आप लोगों ने साथ साथ लिखना है, बनाना है मेरे, तब जाके आपको पूरी कहानी समझ आएगी। मैंने इसको कहानी की फॉर्म में आपको पढ़ाना है, कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ाना है। हमारा जो आज का मेन टारगेट है ना, दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। पहले इन दोनों के ऊपर बात करेंगे एंड बाकी 2 के ऊपर अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन
एंड अदर थिंग्स हम लोग कल इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो आज अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई, अगर आज आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली क्लियर हो गया, आई विल कंसिडर दिस अ ह्यूज अचीवमेंट, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी ऑल्सो। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करें, मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा जो कि इन एरियाज़ के अंदर या इन मार्केट मॉडल्स के अंदर इस्तेमाल होंगी। कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने कवर की थी कॉस्ट के अंदर और रेवेन्यू के अंदर। कॉस्ट में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल कॉस्ट, आप लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट, और आप लोगों ने पढ़ा था एवरेज कॉस्ट। इसी तरह रेवेन्यू के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू, आप लोगों ने पढ़ा मार्जिनल रेवेन्यू एंड आप लोगों ने पढ़ा एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी एंड कॉस्ट भी। सर टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, एमसी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसका एक पूरा टेबल बनाया था। अगर आप लोग किताब के पेज नंबर 107 पे जाएं तो आपको वो टेबल मिल भी जाएगा। बट चलें एक दफ़ा इस टेबल को दोबारा से बनाते हैं और सिंक करने की कोशिश करते हैं और ऑनवर्ड्स इन द लेक्चर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने कहा था सबसे पहले हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्ट या टोटल क्वांटिटी। देन टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। हमने इसको कुछ नाम भी दिए थे, खैर वो भी उसके ऊपर भी बात करते हैं। देन वी हैव एवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड एंड के ऊपर वी हैड मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद 9 क्वांटिटीज़ का डाटा हम लोगों ने लिया था। सबसे पहले कहा था क्वांटिटी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। एंड देन वी सेड टोटल फिक्स कॉस्ट। अब चूँकि ये फिक्स है तो इट शुड रिमेन द सेम, इसको सेम रहना चाहिए। तो अज्यूम किया था कि चाहे यूनिट कोई भी ना हो, हमें 10 रुपया चार्ज हो रहा है, 10 रुपये की चार्ज हमें पड़ रही थी। और हम लोगों ने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो सकती है, चूँकि क्वांटिटी 0 है तो कोई भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद 9, 17, 24, 30, 37, 45, 54 और एंड के ऊपर 64। अगेन दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल फिगर्स, जस्ट बनाया जा रहा है ताकि आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा के जब उन ग्राफ्स पे लेके जाऊं तो कहानी आपको समझ आ जाए। टोटल कॉस्ट यानी कि अब मुझे टीएफसी को ऐड करना है टीवीसी के अंदर, तो ऐड कर लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी, 10 + 0 10, 19, 27, 34, 40, 47, 55, 64 एंड 74। ये हमने ऐड कर लिया। इनको नाम भी दे देते हैं। ये है टेबल ए, सॉरी कॉलम ए, कॉलम बी
और ये कॉलम सी है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और पहले वाले को हम कॉलम क्यू कह देते हैं, सिंपल। अब हम लोगों ने निकालनी है एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तभी एवरेज आता है। टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं ये है कॉलम डी, एंड कॉलम डी इज इक्वल टू एक्चुअली ए डिवाइडेड बाय क्यू, कॉलम ए डिवाइडेड बाय कॉलम क्यू। तो 10 डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। 10 by 1 we have 10, 10 by 2 we have 5, 10 by 3 we have 3.33, then we have 2.5, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10 over 5 2, 10 over 6 1.67, then 1.40 something and 1.3 something। ये आ गया मेरे पास AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इससे अगर मैं आगे चलूं और वर्कआउट करूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सेम फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी कि अगर ये मेरा कॉलम ई हो तो मैं कहूँगा कॉलम बी डिवाइडेड बाय कॉलम क्यू। तो अब चूँकि वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो रही है नील से, तो यहाँ पे भी नील हो जाएगा। 9 divided by 1 we will have 9, then 17 divided by 2 we'll have 8.5, then onwards 8, 7.5, 7.4, again 7.5, 7.7 and 8। अगर आप गौर करें ना, तो टोटल कॉस्ट was sum of TFC and TVC। अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। 10 से 5, 5 से 3.5, 3.5 से 2.5, 2.5 से 2, 2 से 1.67, 1.4, 1.3। तो ये जो मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है ये फुल ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये फुल डाउनवर्ड स्लोपिंग गिरता हुआ ट्रेंड है। बट अगर मैं बात करूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो यहां पे डिक्रीज है एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो एक पॉइंट पे ये फिर से उभरना शुरू हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। फिर एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ के अंदर किस किस को ऐड करना है, डी को और ई को, यानी कि ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। नील में नील ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। देन वी हैव 19, वी हैव 13.5, वी हैव 11.3, we have 10, we have 9.4, 9.1, 9.1 and then we have 9.3। और एंड के ऊपर जब मुझे मार्जिनल वर्कआउट करना है, जब मुझे मार्जिनल वर्कआउट करना है तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगा? मार्जिनल क्या होता क्या कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है, किसमें? टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है अगर मैंने एक एडिशनल यूनिट बनाया है तो। एंड कीपिंग इन माइंड कि ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म पे बना रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक फैक्टर मेरा फिक्स होता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो अगर मैं TVC से निकालूंगा तब भी वही आएगी, और अगर मैं टोटल कॉस्ट से निकालूंगा तब भी वही आएगी। तो सबसे पहला फ़र्क 9 का आ रहा है, उसके बाद गैप यहाँ पे भी 8 का है, यहाँ पे भी 8 का है, उसके बाद गैप
यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे भी 7 का है, फिर यहाँ पे भी 6 का है, यहाँ पे भी 6 का है, फिर 7 का गैप है, 7 का गैप है। तो 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 7 और उसके बाद ऑनवर्ड्स 8, 9 और 10। कीपिंग इन माइंड कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ये था बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, फिक्स्ड वेरिएबल एक होता है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी ही करनी है। और इसके चलते जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है दैट कैन बी चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी कह लें, और मार्जिनल कॉस्ट कैन बी चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। क्यों, मैं रिपीट कर दूं, इस 10 की वजह से चेंज नहीं आ रहा कोई, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है। और नॉर्मली जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये कुछ इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से बनता है। पहले इसका डिक्रीजिंग स्लोप आता है एंड देन इट इंक्रीजेस। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इन सारी बातों को इस टेबल समेत समझ लेना। जब आपको ये बात समझ आ जाए, जब आपको ये बात समझ आ जाए तो खुद से एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि फर्म्स यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बनाते हैं माल को, वो मार्जिनल कॉस्ट क्यों कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर क्यों नहीं करते। एक सवाल है मेरा आपसे, वाई फर्म्स कंसिडर marginal cost but not variable cost in determining कि हमें आगे प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मार्जिनल क्यों कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कंसिडर क्यों नहीं करते। यहाँ पे आपने लेक्चर को पॉज करना है एंड सोचना है इस टेबल से। ज़रा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि यहाँ पे क्यों हम लोग कहते हैं कि फर्म की जो थिंकिंग है वो एमसी पे डिपेंड करती है मगर वीसी पे डिपेंड नहीं करती जनाब। और आपने देखा कि मैं एक स्टेप ऊपर हो गया। खैर ये एक हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट्स किए यहाँ पे, तो थोड़ा सा रोस्टम को साइड पे किया। तो आपको एक सवाल दिया था कि वाई फर्म्स कंसिडर एमसी बट नॉट वीसी, यानी कि फर्म्स अपनी डिसीजन मेकिंग एमसी की बेस पे क्यों करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि एमसी जो है ये उस वक्त आएगी जब फर्म वाकई में एक प्रोडक्ट बनाने का सोचेगी, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने का सोच रही होगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर हो ही रही है। ये कॉस्ट उस वक्त आएगी या ये कॉस्ट उस वक्त हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब आप एक एडिशनल पॉइंट को हिट कर रहे होते हैं। तो यू कैन से इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट है। एंड दूसरी बात ये है कि फर्म्स अगर चाहें तो इसको अवॉइड कर सकती हैं। फर्म्स कैन अवॉइड इट। फर्म्स इसको अवॉइड कर सकती हैं कब, जब वो कोई एडिशनल यूनिट नहीं बनाएंगे। इफ नो एक्स्ट्रा यूनिट, इफ नो एक्स्ट्रा यूनिट सो नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट 9 से 17 हो गई।
ये 9 से 17 क्यों हुई? क्योंकि एक एडिशनल यूनिट बना जिसका खर्चा आया 8 रुपये। तो हमारे पास 9 + 8 17। अगर फर्म ये एडिशनल यूनिट ना बनाती तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहती? 9। इसी तरह आफ्टर मेकिंग 5 यूनिट्स इनकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 37। छठे यूनिट में एंटर होने के लिए, छठे यूनिट में एंटर होने के लिए मज़ीद कितना खर्चा करना पड़ेगा इनको? तो 45 में से 37 को माइनस कर लें, 8। तो ये 8 रुपये का एडिशनल खर्चा है जो ये लोग करेंगे ताकि ये अपना छठा यूनिट प्रोड्यूस कर लें। तो इट इज़ टेक्निकली कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट एक्स्ट्रा यूनिट। अगर कंपनी को लग रहा है कि नहीं वो लोग नुकसान में हैं, बेसिकली जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो मार्जिनल कॉस्ट ये भी आपको एक डिसाइसिव फैक्टर देती है कि क्या आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए या प्रोडक्शन करनी छोड़ देनी चाहिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट बहुत हैवी आ रही है तो छोड़ दें, और अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस करें। तो कब कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को रोकना है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बात हमें यहां पे समझ आई है। इसी के साथ एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। पहले डिक्रीज है, ये देखें, पहले डिक्रीज है और फिर बाद में इंक्रीजिंग स्लोप आ रहा है इसका। अगर हम लोग गौर करें तो पहले डिक्रीज है, यहाँ तक डिक्रीज था, और फिर इससे ऑनवर्ड्स ये इंक्रीजिंग स्लोप से मूव कर रहा है। और अगर मैं साथ इसके बनाऊं VC, जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसमें 0.5, 0.5, 0.5, 0.1 फिर इंक्रीज हो गया। पहले 0.2 से बढ़ा, फिर 0.3 से बढ़ा। तो अगेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले डिक्रीजिंग में है, मगर इसकी डिक्रीज इतनी स्पीड से नहीं है, इसकी डिक्रीज इतनी स्पीड से हमें देखने को नहीं मिलती है। और डिक्रीज होने के बाद ये इंक्रीज भी होता है। तो इफ आई कैन मेक इट अगेन, और उसके बाद जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ ऐसे हमें देखने को मिलता है। So this is your marginal cost and this is your average variable cost. Done? आगे चलते हैं. Now let's talk about परफेक्ट कंपटीशन. आइए अब देखते हैं कि सर वाकई में क्या परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. तो 4 मार्केट मॉडल्स में से जो हमारा पहला मार्केट मॉडल है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन ये क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट मॉडल जिसके अंदर हम कहते हैं कि बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं. बायर्स एंड सेलर्स लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, इन लार्ज नंबर. बेसिकली होता ये है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लेट्स से दिस इज एन इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री है.
और इस इंडस्ट्री के अंदर न्यूमरस फर्म्स काम कर रही हैं। ये सारी डॉटेड लाइंस क्या हैं? ये फर्म्स हैं। बहुत सारी फर्म्स यहाँ पे काम कर रही हैं। तो न्यूमरस फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी फर्म्स डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? एक इंडस्ट्री के ऊपर। ये डिपेंड कर रही हैं इंडस्ट्री के ऊपर। ये इंडस्ट्री सेट करती है प्राइस फॉर द फर्म्स। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जो हमारी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर हैं। वो क्या है? प्राइस टेकर है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्राइस मेकर, एक होता है प्राइस टेकर। टेकर क्या कि इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड कर दी, फर्म्स ने उसको मनोमन कबूल कर लिया, उसको अपने पास कंसिडर कर लिया। तो फर्म्स क्या है? ये प्राइस टेकर्स हैं। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ही लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों ही मेन डिफरेंस है फ्रॉम मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली के अंदर बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं मगर सेलर एक ही होता है। और चूंकि वो सेलर एक ही है, यानी कि इंडस्ट्रियल फर्म वहाँ पे एक ही काउंट होंगी, तो उस केस में वो प्राइस बनाता है, लेता नहीं है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे ये प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर्स नहीं है। फिर जो प्रोडक्ट इन्होंने बेचना है, जो प्रोडक्ट सेल आउट होना है, द प्रोडक्ट इज होमोजेनस। क्या मतलब है होमोजेनस का? ऐसा प्रोडक्ट जो सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम डायमेंशन, सेम फीचर्स के साथ अवेलेबल हो और थ्रू आउट अवेलेबल हो, हर फर्म के पास एक ही जैसा प्रोडक्ट हो। देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये वाला फीचर, दिस फीचर, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ये हमें देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहां पे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें देखने को नजर नहीं आता। सर ये प्रोडक्ट्स टेक्निकली अनब्रांडेड होते हैं, कोई ब्रांड इनका नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रांड हो तो ब्रांड अपनी ब्रांड वैल्यू के तहत इनकी प्राइस को चेंज कर सकता है। बट हम ये कहते हैं कि ये प्राइस टेकर्स हैं और ये थ्रू आउट द टाइम सेम प्राइस चार्ज करेंगे सारी फर्म्स मिलके। तो इसमें किसी को किसी पे सबकत या बढ़तरी हासिल नहीं है। देन फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई रोकथाम नहीं है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है और कोई भी फर्म आसानी से जा भी सकती है, नो एंट्री बैरियर। इसीलिए इस तरह के कंपटीशन में हमें मोस्टली नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पे अब नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ना, जहां पे अब नॉर्मल प्रॉफिट आना शुरू होगा, फर्म्स फौरन से मैदान में आएंगी, सप्लाई बढ़ा देंगी। तो जो मौजूदा लोग थे, अगर उन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है अब नॉर्मल से, तो उनको अपनी चीज़ें, अपनी प्राइस सेम रख के क्वांटिटी गिरानी पड़ जाएगी।
तो जब अगर फर्म्स अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो दूसरों से देखा नहीं जाएगा, वो मैदान में उतरेंगी और उनके अब नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगी। और अगर एक फर्म लॉस में है तो कुछ फर्म्स निकल जाएंगी जिनके जाने से बाकियों का जो लॉस है वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। जो बाकियों का लॉस है वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन या इससे रेलेवेंट कोई और कॉस्ट को ऐड नहीं करते, ना ही देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नो कंसिडरेशन, हम नहीं देखते किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल्स ढूंढें तो वो बहुत ही देखने को कम मिलती हैं। हाँ, नियर टू परफेक्ट कंपटीशन है, जिस तरह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या और आप कह लें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये आप कह सकते हैं कि दीज आर सम प्राइम एग्जाम्पल्स, जो कि यहां पे भी है। 100% परफेक्ट कंपटीशन तो है ही नहीं, नो वन इज परफेक्ट। तो जब कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हाउ कैन अ बिजनेस बी डैम परफेक्ट? तो ये नियर टू परफेक्ट कंपटीशंस कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं। कोई प्रोडक्ट सुपीरियर नहीं है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, और सबसे मजे की बात ये कि आप बायर से कुछ नहीं छुपा सकते। बायर हैज कंप्लीट नॉलेज। बायर हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट। उसको पता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसको पता है कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। आप इससे कुछ नहीं छुपा सकते। ही हैज़ ऑल द अवेयरनेस। तो बायर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये बात हमें समझ आ गई। नाउ लेट्स से हम लोगों ने पीछे एक बात की थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और इंडस्ट्री ने प्राइस निकाल के फर्म को देनी है। तो इंडस्ट्री ने प्राइस निकालने के लिए किसी तरह का कोई मार्केट इक्विलिब्रियम निकाला होगा, और नॉर्मली इंडस्ट्री लेवल के ऊपर प्राइस कैसे आती है? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये डिमांड सप्लाई जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस विल बी द प्राइस, दिस विल बी द प्राइस। ये ई प्राइस होगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पी ई कह लें। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर ली है, अब ये प्राइस इन्होंने किसको देनी है? फर्म को दे देनी है। और फर्म से कहना है कि भाई इस प्राइस पे बेचो। तुमने प्राइस अलग से नहीं बनानी। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट प्राइस मेकर, यू आर प्राइस टेकर। तो इसी चीज को जरा एक्सप्लेन करते हैं एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। मैं आपसे कहता हूं कि एट इंडस्ट्री वी हैव प्राइस, डिमांड, सप्लाई रिलेशनशिप, और इसी तरह एट फर्म लेवल हमारे पास प्राइस है, हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास टोटल रेवेन्यू है,
इसके बाद हमारे पास एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू मौजूद है। लेट्स मेक इट आउट। लेट्स टेक सम हाइपोथेटिकल डाटा। हम कहते थे प्राइस इंक्रीज हो रही है, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हो गई। तो लॉ ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम ने क्या कहा था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। डिमांड 500 कम होके 400, 300, 200, 100। डिमांड मेरी गिर रही है मगर सप्लाई मेरी उठेगी। क्यों? सप्लाई के साथ प्राइस का जो रिश्ता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे सर 100, 200, 300, 400, 500। एक प्राइस ऐसी है, एक प्राइस ऐसी है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एट 30। यानी कि इंडस्ट्री ने मार्केट इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए ये प्राइस निकाल दी और ये प्राइस किसको दे दी? ये प्राइस निकाल के दे दी है फर्म को कि भाई ₹30। इंडस्ट्री यहाँ पे कौन है? प्राइस बनाने वाली। फर्म कौन है? प्राइस लेने वाली। इंडस्ट्री बनाने वाली है और फर्म प्राइस लेने वाली है, तो ये है प्राइस टेकर्स। और अब ये 30 को ही इस्तेमाल करेंगे, ये 30 को ही इस्तेमाल करेंगे। किताब के अंदर इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जस्ट इसलिए दे रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्वांटिटी के लिए लेट्स टेक सम हाइपोथेटिकल डाटा। हम कहते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था सर? क्वांटिटी इंटू प्राइस, Q इंटू P। तो 31 आर 30, 32 आर 60, 33 आर 90, 120, 150, 30, 60, 90, 120 और 150। एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर या क्वांटिटी के ऊपर? जी, टोटल को उठा के डिवाइड किस पे करेंगे? क्वांटिटी के ऊपर। तो 30/1 30, 30, 30, 30, 30। 30 डिवाइडेड बाय 1 30, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 90 डिवाइडेड बाय 3 30, 120 डिवाइडेड बाय 4 30, 150 डिवाइडेड बाय 5 30। और अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो मार्जिनल क्या था? हर एडिशनल के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, हर एडिशनल में जो इंक्रीज आ रहा है, तो पहले वाले को छोड़ के कितना फर्क पड़ा? 30 का, 30 का, 30 का, 30 का। तो मेरे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आया दैट इज 30, 30, 30, 30। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे कुछ ऐसी फिगर हमारे सामने आई कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से ये 30 की प्राइस है, तो यही प्राइस आगे आएगी फर्म लेवल के ऊपर और फर्म भी यही प्राइस चार्ज करेगी। फर्म के लिए भी प्राइस कौन सी है? अब ये वाली प्राइस है। फर्म ने इसी प्राइस को चार्ज करना है। ये है फर्म के लिए प्राइस भी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि ये देखें 30, 30, 30, 30, 30,
30 30 30 30 30 30 30 30 एंड 30। तो शॉर्ट रन में क्या हुआ, फर्म लेवल के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। और अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये बन जाएगी मेरी पॉजिटिव स्लोप और ये बन जाएगी बिल्कुल इस तरह से। ये है मेरा टोटल रेवेन्यू। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जी। ये है जनाब आपका फर्म लेवल। फर्म लेवल से कहानी शुरू होती है, ओ सॉरी, ये है आपका इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री लेवल से कहानी शुरू होती है और आती है फर्म लेवल के ऊपर, और फर्म लेवल भी इसी प्राइस को लेकर चल रही है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और उसका टोटल रेवेन्यू है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दिस विल बी द price at which quantity Q is to be supplied. Done? ओके हो गया। अब कहानी शुरू होती है इससे आगे। कहानी ये है कि अब मुझे फर्म की प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करना है। नाउ फर्म has to determine क्या? firm price and output। तो इसका एक रूल होता है। उस रूल में यह है कि MC should be equal to MR, और दूसरा रूल ये है कि सर MC cuts MR from below। MC is equal to MR और MC cuts MR from below। इस येलो वाली डायग्राम में अभी तक आपको MR तो मिल रहा है मगर MC नहीं मिल रहा, तो MC बना लेते हैं। MC नॉर्मली किस तरह होता है, ये हमारा आ गया MC, शुरू में डिक्रीजिंग और उसके बाद इंक्रीजिंग। शुरू में डिक्रीज है और उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ आता है। तो अब जरा गौर करें, क्या MC MR को कट कर रहा है? सर कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे कर रहा है? अगर आप गौर करें तो एक ये पॉइंट है और एक मेरा ये पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो पहली शर्त तो यहां पे भी फॉलो हो रही है और यहां पे भी फॉलो हो रही है। अब आए सेकंड कंडीशन, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से कट करता ऊपर आए। तो नीचे से कट करता ऊपर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है, दैट इज दिस, that is this point। तो this will be the point, this will be the point जहाँ पे MC is equal to MR and MC is cutting MR from below। Marginal cost is equal to marginal revenue। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है। जब कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर हो
तो याद रखिएगा बच्चों, देयर इज़ नो प्रॉफिट, देयर इज़ नो प्रॉफिट। जब कॉस्ट लेस हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, तो देयर इज़ प्रॉफिट, और जब कॉस्ट ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो देयर इज़ लॉस। ये बातें तो शायद आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट अगर रेवेन्यू के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन में चल रही कहानी, इसको ब्रेक इवन भी कहते हैं। अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब कॉस्ट बढ़ जाए, रेवेन्यू कम हो तो लॉस, और जब कॉस्ट कम है मगर रेवेन्यू आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारी फर्म प्रॉफिट में ज़रूर चल रही है, ये मेरी फर्म प्रॉफिट में ज़रूर चल रही है। तो ये वाली कंडीशन ये नेसेसरी है और ये वाली कंडीशन एडिशनल है, मगर दोनों पूरी होनी चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस और आउटपुट डिटरमिन हो गया, प्राइस और आउटपुट डिटरमिन हो गया। इनको हम कहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये जो है दैट इज क्यू पी, या इसको मैं डबल क्यू कहता हूं, डबल क्यू, और ये पॉइंट है पी पी। तो ये बन जाएगा मेरा प्राइस एंड आउटपुट का ब्लॉक, ओ पी से लेके डबल पी और फिर डबल क्यू, और डबल क्यू से वापस ओ। तो दिस इज ओ पी डबल क्यू और डबल पी, ऐसे बना लें, या ओ पी 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 डबल क्यू कह लें, या अगर इसका नाम आप कहते हैं कि ये ए है और आप कहते हैं कि ये बी है, तो आसानी के लिए ये बन जाएगा ओ पी ए बी, ओ पी ए बी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर शायर ये कहना चाह रहा है कि ना कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है, क्योंकि एम सी और एम आर इक्वल हैं एक पॉइंट के ऊपर, एम सी एम आर इक्वल हो गए हैं एक पॉइंट के ऊपर। डन। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। पहले बनाएंगे शॉर्ट रन में, फिर बनाएंगे लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन क्या होती है जनाब, जहां पे एक वेरिएबल मेरा फिक्स हो और एक वेरिएबल मेरा वेरिएबल हो। तो चलिए देखते हैं। प्राइस एंड आउटपुट, determination in perfect competition। ये हम बना रहे हैं शॉर्ट रन के अंदर। तो शॉर्ट रन में नॉर्मली हमारे पास तीन तरह के ग्राफ्स बनेंगे। मैं तीनों को इकट्ठा बनाऊंगा ताकि कंपैरिजन पॉइंट आपके सामने आए। पहला है जहां पे फर्म वाकई में प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट स्टेट में है, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ये है मेरे पास सुपर वाला प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, यानी कि यहां पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और सर तीसरा है मेरे पास सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉस, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम है
एवरेज कॉस्ट मेरी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चाहे सुपर प्रॉफिट हो, चाहे नॉर्मल हो या चाहे लॉस हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक आप बनाएंगे एक्स एक्सिस और एक आप बनाएंगे वाई एक्सिस। अब अगेन ये फ्री हैंड बनेगी तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया, ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस, दिस इज माय, अच्छा ये बाहर चला गया स्क्रीन से, कोई बात नहीं, इसको हम अंदर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। सर जो मेरा एक्स एक्सिस है ये है मेरा क्वांटिटी, या आप इसको कह लें ये आउटपुट है, दिस इज माय आउटपुट। और जो वाई एक्सिस है दैट इज आर एंड सी, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट। ये है आर एंड सी यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट। हमें पता है कि तीनों केसेस के अंदर कुछ बातें कॉमन है। नंबर वन, प्राइस। प्राइस तीनों के केस में सेम है, क्योंकि प्राइस के बारे में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंडस्ट्री ने बना के प्राइस किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज द प्राइस, ये प्राइस है, ये प्राइस है, दिस इज द प्राइस। इसके बाद हमें यह भी पता है कि दिस प्राइस इज इक्वल टू एम आर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए आर। तीनों बराबर है, P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। टच वाले सिस्टम के ऊपर ग्राफ्स बनाना, वो भी पेन के साथ, थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ अगर वो समझ आ गई तो मेरा जो है वो लेक्चर आपको 100% गाइड कर देगा कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसको बनाना कैसे। सर अगला आपने क्या करना है? आपने मार्जिनल कॉस्ट, अब देखिए ना, आपने रेवेन्यू तो बता दिया, कॉस्ट तो बताई नहीं। तो दिस इज इसको दोबारा बना लेते हैं, दिस इज MC, दिस इज MC, ये MC बन गई। तो क्या MC MR को कट कर रही है? कट कर रही है। कहां पे कर रही है? इस पॉइंट पे कर रही है। MCMR को इस पॉइंट पे कट कर रही है। अभी तक सारे ग्राफ्स एक जैसे बन रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सारे ग्राफ्स अभी एक ही तरह बन रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि सुपर प्रॉफिट कब आएगा? जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। तो जरा सोचें, ये है मेरे पास, ये रेड लाइन शो कर रही है कि ये है आपका
एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू। इसको ज़्यादा करना है, कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट का कर्व अगर मुझे बनाना हो तो इस रेड लाइन से ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके जाऊं। और आपको पता है कि जो कर्व होता है एवरेज कॉस्ट का वो फ्लैट यू शेप स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे आता है। तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट नीचे से उठेगी, तो ये कुछ इस तरह की बनेगी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। क्यों नीचे से आई है? क्योंकि हमने AR को ज़्यादा रखना था और AC को कम रखना था, तो इसलिए नीचे से गुजारा है, ताकि यहाँ पे ये गैप आ जाए। ये गैप निकालने के लिए हमने नीचे से गुजारा है, जस्ट फॉर दिस गैप। अब दिस वॉज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हमने कहा था कि सर MC इज इक्वल टू MR। यही पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, जब ये MC इस MR के बराबर हो गई थी। तो इसका मतलब है कि इसी को अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो दिस वुड बी माई Q एंड दिस वुड बी माई प्राइस। ये मेरा Q है और ये मेरी प्राइस है। अब एक और इंटरसेक्शन मुझे देखने को मिल गई, कौन सी? दिस वन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये एक और पॉइंट है। दिस इज पॉइंट C, दिस इज माई पॉइंट C। अब जरा सोचिए, हम लोगों ने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पॉइंट, चलो इसको नंबर देते हैं, ये पॉइंट A है, AR, मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है? मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है कैसे निकालेंगे? इस क्वांटिटी के ऊपर ये वाली प्राइस चार्ज हो रही है, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा? Q से लेके A तक की ये जो लाइन है ना, ये लाइन, दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू लाइन। तो QA, सर एवरेज कॉस्ट कितनी चार्ज हो रही है? एवरेज कॉस्ट, हमने कहा था कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट कहां पे इंटरसेक्ट करके गई है? यहां पे। तो दिस इज माय QB इज माय एवरेज कॉस्ट। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा। रेवेन्यू है QA, कॉस्ट है QB। एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट निकाल दें, यानी कि QA में से QB को निकाल दें, तो Q से कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? AB, यानी कि दिस पोर्शन, दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट, और अगर मैं टोटल की बात करूं आपसे, तो जनाब टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू है मेरे पास इस केस में OPAQ, यानी कि ये ऊपर गया, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया और ये यहाँ तक आया, तो ये यहाँ तक आ गया। तो OPAQ। टोटल कॉस्ट कितनी लगी? OCO
सी, ये बी था, ओ सी बी क्यू, ओ सी बी क्यू। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अगर ओ पी ए क्यू में से मैं ओ सी बी क्यू माइनस करूं तो ओ क्यू कॉमन है, निकाल दें। तो सर दिस विल बी माय प्रॉफिट, दिस विल बी माय प्रॉफिट, जो क्या आ रहा है, सी पी ए बी, सी पी ए बी, सी पी ए बी वुड बी माय टोटल प्रॉफिट, जो कि मेरा सुपर प्रॉफिट है। ये कब आया, जब रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट मेरी कम है, जब रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट मेरी कम है। अब आए नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। यहां पे भी जो चीज़ मिसिंग है वो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास ए आर तो मौजूद है, ए सी गायब है। अब इसको मुझे बराबर करना है। जब मुझे बराबर करना है तो ना ये इस रेड लाइन के नीचे होगी ना इस रेड लाइन के ऊपर होगी, ये रेड लाइन के इक्वल टेंजेंट जानी चाहिए, यानी कि ऐसे कुछ। तो ये मेरी बन जाएगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और यही पॉइंट को मैं नीचे ले आऊँगा, क्यू बना लूँगा, ये मेरा पी बन जाएगा, और इसको मैं कह दूँगा कि भाई तुम हो मेरे पॉइंट ए, तुम हो मेरे पॉइंट ए। अब अगर आप लोग गौर करें तो कोई भी खाली ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह हमें सुपर प्रॉफिट के अंदर सी पी ए बी नज़र आ रहा था, इसमें कोई खाली पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसके एवरेज रेवेन्यू की बात करूं तो वो क्या है, ए क्यू, ये। अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो वो क्या है, अगर ये मेरे पास रेवेन्यू है, ए आर क्या है, ए क्यू, ए आर, तो ये है मेरे पास एवरेज कॉस्ट भी क्या है, ए क्यू, क्योंकि सेम है, ए की जगह पे रेवेन्यू भी हिट हो रहा है और कॉस्ट भी हिट हो रही है। तो सर ए क्यू माइनस ए क्यू ज़ीरो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मैं इसी में टोटल निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये आता है ओ पी ए क्यू, टोटल कॉस्ट ओ पी ए क्यू, टोटल रेवेन्यू भी क्या है, ओ पी ए क्यू, तो टोटल प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या आएगा, निल आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो, क्या आप लोगों ने करना क्या। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉस, तो सर लॉस में हम लोग ये करेंगे कि जो उड़न तशरी थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की, वो अब हम बनाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि इससे ऊपर लेके जाएंगे। इससे ऊपर लेके क्यों जाएंगे, ताकि लॉस आए। कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, रेवेन्यू कम हो गया है। और अब अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, तो ये जो एरिया आएगा ये एरिया होगा लॉस का एरिया, क्योंकि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू आएगा वो आएगा जनाब क्यू ए, एवरेज कॉस्ट आएगी क्यू बी, तो लॉस आएगा बी ए का लॉस, बी ए का लॉस आ रहा होगा।
और इसी तरह टोटल के अंदर अगर मैं देखूं तो टोटल में क्या होगा, इसको P कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। टोटल रेवेन्यू इज OPAQ, यानी कि ऐसे मूवमेंट हो रही है। टोटल कॉस्ट इज OCBQ, कॉस्ट बढ़ गई है, तो लॉस ये पोर्शन, यानी कि PCBA यहाँ पे क्या है, ये लॉस आएगा। आप इसको PCBA कह लें, आप इसको ABCP कह लें, आपने इन चारों को जोड़ के नाम दे देना। तो ये है शॉर्ट रन के अंदर सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये लेक्चर यहाँ तक एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में क्या हिसाब किताब होता है, शट डाउन कैसे होता है, एंड देन आगे चलेंगे टुवर्ड्स मोनोपोली। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।